Congratulations! What a splendid win! India left the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Somi Rajkiri. कैसे क्रिकेट का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा शासन जिसका वर्चस्व पूरी दुनिया में था, आज कैसे मुश्किल के तूफानों में घिरा हुआ है, कैसे इस साम्राज्य का पतन हो रहा है। क्यों क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो आज क्रिकेट की दुनिया का शायद सबसे बड़ा विलन बना हुआ है। क्रिकेट की इतनी बड़ी टीम, लेकिन कहां गए वो लड़ाके, कहां गया वो जोश, कहां गया वो छावा। जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो क्या आपके लिए फोनो फ्रेंड रहता है? क्या आप अपने टीचर से फोन करके ये पूछते हैं कि सर मैं क्या जवाब दूं? तो इस क्रिकेट के मैदान में इस कप्तान को हर मुश्किल घड़ी में बार बार फोन क्यों लगाने पड़ते हैं कि सर इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस खास पॉडकास्ट में जिसको हम कहते हैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। और अब जब हम आपसे मिल रहे हैं इस समय, ये वक्त है आईपीएल का। आईपीएल सीजन 18 इस समय चालू है और हर तरफ आईपीएल की बातें हो रही हैं, रोजाना मैचेस होते हैं। और आईपीएल के दौरान तो हम सबको मालूम ही है, मैं तो क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ और मैं बड़े प्राउड के साथ, बड़े मतलब गर्व से नहीं घमंड से मैं कहता हूँ कि जब आईपीएल चल रहा होता है ना, जब क्रिकेट चल रहा होता है, तब किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि कोई और चीज़ यहाँ पर कर दे। यानी कि कोई फिल्म स्टार या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज नहीं करता है, कोई बड़ी चीज़ का मुहूर्त जो होता है वो नहीं रखा जाता है, क्योंकि आईपीएल चल रहा है भाई, वो चीज़ जो है वो छिप जाएगी आईपीएल के सामने। तो कोई भी जो बड़ी चीज़ होती है, जो खासकर शोबिज की या शो बिजनेस की, वो आईपीएल के दौरान नहीं की जाती। ये 2 महीने जो होते हैं वो रुक जाते हैं कि आईपीएल खत्म हो जाए, उसके बाद करेंगे बॉस अपना लॉन्च, अपना रिलीज। तो आईपीएल का जो दबदबा है या आईपीएल का जो रुतबा है वो इतना तगड़ा है। तो इस पॉडकास्ट में आईपीएल की बात होगी और आज मैं 3 अवतार में आपके सामने आया हूं। 3 अवतार, हिस्टोरियन, क्रिकेट हिस्टोरियन, छोटा सा, ज्यादा बड़ा हिस्टोरियन नहीं, मतलब रामचंद्र गुहा नहीं बन गया हूं, छोटा सा हिस्टोरियन, और उसके बाद क्रिकेट जर्नलिस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट। और क्रिकेट हिस्टोरियन कैसे, क्रिकेट जर्नलिस्ट कैसे, क्रिकेट एनालिस्ट कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से मैं जब देख रहा हूं, मैंने सोचा था इस पॉडकास्ट में जब आऊंगा तो मैं आपसे ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा। तो मैंने पाया कि इसमें 2-3 रंग शामिल हैं, वही हिस्टोरियन, क्रिकेट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट वाले। तो जैसे होते हैं ना, शुरू करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को, तो मैं बात करूंगा डायनेस्टीज़ की। जैसे बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, है ना, मौर्य डायनेस्टी, अशोका की डायनेस्टी, कितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ होती थी। पालाज, उन्होंने कितना लंबा समय रूल किया, कितने बड़े बड़े एरियाज़ में रूल किया। हमारा जो शासन था, हमारा जो दबदबा था, वो ईरान तक हुआ करता था, अशोका का, मौर्यास का। तो उसी तरीके से एक डायनेस्टी जो है, या मैं कहूँ थी, वो आप डिसाइड करना। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं बता दूंगा वो है या थी इस पॉडकास्ट के ख़त्म होते होते। तो एक ऐसी ही डायनेस्टी हमने देखी आईपीएल में। इन 18 सालों में एक डायनेस्टी उभर के आई जिसका जबरदस्त हर तरफ राज, वर्चस्व, लोकप्रियता, जय जयकार और मतलब एक ऐसा जलवा, एक ऐसा रुतबा जिसका ऐसा लगता था कि सूर्य जो है कभी अस्त हो ही नहीं सकता। ऐसी डायनेस्टी हुआ करती थी, वो करती थी। देखो अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया, मतलब वो करती थी, वो डायनेस्टी रही नहीं। तो आज हम एक ऐसे डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में जिसका मैंने राइज देखा, उसके बाद रूल करते हुए देखा और उसके बाद उस डायनेस्टी को डिक्लाइन होते हुए, पतन होते हुए देखा। आज उस टीम की हम बात करेंगे जिसको मैंने डायनेस्टी से जोड़ा, इसलिए मैं हिस्टोरियन की बात कर रहा हूं ना आज। और वो कौन सी टीम है जिसका राइज मैंने देखा, रूल मैंने देखा, शासन, और उसके बाद उसका पतन हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हुआ है पिछले कुछ सालों में। उस टीम के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका राइज हुआ, कैसे इसने रूल किया और कैसे उसका पतन हुआ। इस टीम का नाम है, ये दक्षिण भारत से आती है ये डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, जिसका फैन बेस शायद सबसे बड़ा फैन बेस होगा। तो यानी कि अगर हम बात करें शासन के लिहाज से, वर्चस्व के लिहाज से, तो शायद सीएसके का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है आईपीएल के इतिहास में। सबसे बड़ा साम्राज्य जो अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। अब वो इतना सिकुड़ गया है कि उसका हम कहें कि पतन हो चुका है सीएसके का, तो शायद गलत नहीं होगा। तो राइज कहां से हुआ इसका?
राइज एकदम आंखों के सामने हुआ। 2008 में ऑक्शंस हुए, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। 2008 में ऑक्शंस हुए। इतिहास में मैं ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि इतिहास कई बार बोरिंग भी लगती है, तो किसी को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पुरानी कहानियों में, हिस्ट्री में बड़ा मज़ा आता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से ये बंदा आया, कहाँ से ये एथलीट आया, ये कैसे इसका शुरू हुआ। तो ये बैकग्राउंडर्स, इतिहास, 20 साल, 30 साल, 50 साल पुरानी कहानियाँ जो कहीं गूगल में भी नहीं मिलती हैं, जो आपको या तो उस ज़माने की किसी से बात करनी पड़ेगी या एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट या हिस्टोरियन से बात करनी पड़ेगी जिन्होंने उस चीज़ को होते हुए देखा, या कोई चश्मदीद जिन्होंने उसको होते हुए देखा, जो ना हिस्टोरियन है, ना जर्नलिस्ट है, ना राइटर्स हैं। उनसे आपको मिलना पड़ता है, उनसे आपको बात करनी पड़ती है कि क्या देखा था आपने, क्या लगा था। उसके बाद जो होती है चीज़ें बहुत सारी लिखी जाती हैं, चश्मदीद होते हैं। तो इसी तरीके से कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, इसी तरीके से जो पिछले हज़ारों सालों से हुआ है। अब हम जब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन, वो हमने किसी को पहुँचाया, उसके बाद वो आगे ऐसे चलती रहेगी। तो CSK का 2008 में जन्म हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स नाम की एक टीम बनी। एन श्रीनिवासन जो कि इंडिया के BCCI के प्रेसिडेंट थे, इंडिया सीमेंट्स के मालिक हैं, उनकी ये टीम है। हालांकि उन्होंने मालिकाना हक की तरह से छोड़ दिया है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, वो BCCI के प्रेसिडेंट भी थे। वो टीम बनी और 2008 में हर किसी को ये था कि इस टीम में कौन जाएगा, और उस समय का जो सबसे बड़ा योद्धा था, है ना, सबसे बड़ा सेनापति था, वो किस टीम का राजा बनेगा। और हर किसी की नज़र थी महेंद्र सिंह धोनी, है ना, ऐसा लगता है जिससे वो मूवी का नाम है महेंद्र बाहुबली। तो महेंद्र बाहुबली कहाँ जाएंगे, ये हर किसी की इसमें दिलचस्पी थी, ये किस टीम का हिस्सा होंगे। और महेंद्र बाहुबली गए चेन्नई सुपर किंग्स और वहाँ जन्म हुआ चेन्नई सुपर किंग्स में। और CSK नाम की इस टीम ने ज़बरदस्त ऑक्शन में खिलाड़ी खरीदे और कहीं ना कहीं इस टीम में जो जो खिलाड़ी शुरुआत में आए, जैसे मैथ्यू हेडन आए, मकाया एंटनी आए, जेकब ओरम आए, सुरेश रैना आए, महेंद्र सिंह धोनी आए, तमाम खिलाड़ी, पृथ्वी शॉ नहीं, पार्थिव पटेल आए। तो एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बनकर वो तैयार हुई। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस डायनेस्टी के अंदर रूल करने की बहुत ज़बरदस्त भूख थी। इतना हंगर ना मुंबई इंडियंस में था, ना KKR में था। मैं कहूं कि मतलब जैसे पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स बनी थी, वो तो ऐसे बनी किसी को समझ भी नहीं आया कैसे बन गई। शेन वॉर्न का जादू था, उस किंग में अलग एक सेनापति में जादू था, उसने बना दिया। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था राजस्थान रॉयल्स जीतेगी, लेकिन जीत गई। और उसके बाद हमने देखा है 18वां सीजन चल रहा है, राजस्थान रॉयल्स एक तरह से आसपास भी नहीं है। पिछले 2-3 सीजन में ज़रूर राजस्थान रॉयल्स परफॉर्म करती हुई नजर आई, लेकिन पता था ये टीम जीत नहीं पाएगी। तो उसके बाद जो जीती डेक्कन चार्जर्स, वो तो टीम ही खत्म हो गई। तो वो जो भूख दिख रही थी दो टीम्स में, दो डायनेस्टीज के अंदर, पता था कि जो जंग होगी ना यहाँ पर, वो दो डायनेस्टीज के बीच में होगी। एक का नाम है चेन्नई, दूसरे का नाम है मुंबई। दिल्ली तो आसपास भी नहीं थी उस समय। दिल्ली का नाम था दिल्ली डेयर डेविल्स, दिल्ली कैपिटल्स ने। हमें मालूम था ये जो दो साम्राज्य है ना, ये आपस में भिड़ने वाले हैं एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट पावर के लिए। जबरदस्त, एक तरफ मुंबई, दूसरी तरफ तमिलनाडु, चेन्नई सुपर किंग्स, श्रीनिवासन की टीम, BCCI बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी उस जमाने में, पावरफुल आदमी, करोड़पति, हजारों करोड़ों का मालिक। दूसरी तरफ अंबानीज, हजारों लाखों करोड़ों के मालिक। हमें मालूम था इन दो राजाओं के बीच में, इस देश के दो सबसे बड़े, सबसे रिच करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में ये जंग होने वाली है। और इस जंग में हमने देखा कि मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं CSK के सामने शुरुआत में टिक नहीं पाई। बाद में जरूर वो पिक्चर में आई, लेकिन कभी भी CSK बाहर नहीं हुई। CSK का वर्चस्व 2008 से लेकर 2023 तक चलता रहा लगातार, लेकिन वहां से वो जन्म हुआ और उसके बाद वो पहली बार 2010 में जीते। 2009 में मैंने बड़े क्लोजली उस टीम को देखा। महेंद्र सिंह धोनी से लगभग हर दूसरे दिन मुलाकात होती थी। मकाया एंटनी से बड़ी बातें हुई। मकाया एंटनी को आप लोग बहुत भूल गए होंगे, वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत तेज गेंदबाज थे। एपार्थाइड के बाद जब उनके जो कलर्ड प्लेयर्स को खास जगह मिल रही थी, एक डिजर्विंग अश्वेत खिलाड़ी जिसको जगह मिली थी वो थे मकाया एंटनी। सुपर फास्ट, अच्छे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे वो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर थे। और उस टीम के अंदर हम मीटिंग के बाद मिलते थे, और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स में 2009 में बुरा परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन टीम के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ था, खलबली मची हुई थी कि हम जीत नहीं पा रहे, हम क्या करें क्या ना करें, वो देखने लायक था। उस टीम के तेवर को देख के समझ में आ गया था कि ये टीम एक ऐसी टीम है
जो रूल करने वाली है। और साल 2010 में कप्तानी थी महेंद्र सिंह धोनी की, बताने की तो जरूरत ही नहीं है। और इस बाहुबली ने पहली बार आपको चैंपियन बना दिया 2010 में। और 2010 से, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर आपको इतिहास में नहीं रखना चाहता हूं, 2010 में इस टीम का जन्म हुआ, 2008 में, 2010 में इस टीम का रूल शुरू हुआ। रूल ऐसा कि लगातार वो हर एक आध साल छोड़ के चैंपियन बनते रहे, प्लेऑफ्स में पहुंचते रहे, फाइनल में पहुंचते रहे, कमाल का प्रदर्शन, टीम जबरदस्त, टीम के बैलेंस को देखें तो जबरदस्त, टीम में ऑक्शन में जो पिक होते थे वो खिलाड़ी जबरदस्त। और उसके बाद उनका रूल ऐसा लगता था कि कोई अब इस टीम को हिला नहीं सकता, इस टीम का सूर्यास्त नहीं हो सकता था। भले ही मुंबई इंडियंस इस बीच में 5 बार जीती, देखिए, लेकिन टक्कर किसकी हुई? 2 टीम्स के बीच में, 2 ही टीम्स यहां पर खड़ी हुई। जैसे फुटबॉल में कहते हैं ना, 2 बड़ी टीम्स हर कंट्री में। जैसे अगर हम इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड में हमने देखा कि अगर इतिहास उठा के देखेंगे, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये दोनों बड़ी टीम्स रही। आर्सेनल भी है, हाल में मैनचेस्टर सिटी भी आई। स्पेन चले जाएं तो ये ज्यादा क्लियरली दिखता है, ला लीगा में, जहां पे एक रियल मैड्रिड है तो दूसरी बार्सिलोना है। इन्हीं दोनों के बीच टक्कर होती रही है पिछले 150 सालों से कि किसका ट्रॉफी, कौन बनेगा स्पेन का राजा। तो इसी तरीके से कौन बनेगा हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान में किसका रूल होगा, ये 2 टीमों के बीच टक्कर चलती रही। और सीएसके कहीं ना कहीं हमेशा मुंबई इंडियंस से आगे रही। मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीती, लेकिन सीएसके भी 5 बार जीती, लेकिन सीएसके का दबदबा, सीएसके की टीम का जलवा हमेशा एक अलग लेवल पे रहा, मुंबई से कहीं ज्यादा आगे। और ये रूल जो था इन्होंने किया, 2010 में इनका रूल शुरू हुआ और 2023 तक इस टीम का जो एक तरह वर्चस्व, एक जो दबदबा था वो लगातार चलता रहा। लेकिन 2023 में चैंपियन बनने के बाद जब जीटी को उन्होंने हराया, जडेजा ने आखिरी गेंद में एज हुआ, चौका मारा और जीटी के खिलाफ आप जीते, उसके बाद इस टीम का पतन शुरू हुआ। और 2 साल के अंदर, यानी कि 2024 सीजन और 2025, हालांकि अभी आधा सीजन ही हुआ है, हम देख सकते हैं कि सीएसके का पतन हो चुका है। सीएसके नाम के साम्राज्य का पतन हो चुका है और उसके महान राजा बाहुबली महेंद्र सिंह धोनी का जो युग था वो भी खत्म हो चुका है। और इसके खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके खत्म होने का 2018 में ये टीम 2 साल बैन के बाद आई। शुरुआत होती है इसके रूल में जो एक काला धब्बा लगा, वो था मैच फिक्सिंग के आरोप में और इंफॉर्मेशन बाहर लीक करने के आरोप में इस टीम को बैन कर दिया गया 2016 और 2017 में। 2 साल इस टीम को बैन झेलनी पड़ती है और वहां से ये टीम मैनेजमेंट पूरी की पूरी डगमगा जाती है। आपको याद होगा मैयप्पन, जिन पर यह आरोप था कि ये टीम के इंफॉर्मेशन बाहर करते हैं, उनको पहचानने से, उनको जानने से इनकार कर दिया था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, जो कि अपने आप में एक बड़ा शॉकिंग था क्योंकि उनके साथ तो उठते बैठते थे, बात करते थे सुबह से शाम तक। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा मैंने जानता भी नहीं हूं। चलिए, ये रात गई बात गई, ये भी इतिहास हिस्टोरियन वाली बात हो गई। तो ये 2016-17 में टीम जो थी एक्चुअली में डगमगानी शुरू हुई। उसके बाद से अगर उनके प्लेयर्स देखेंगे, वो टीम सडनली क्या कहलाने लगी? डैड्स आर्मी कहलाने लगी। 2018 में वो जीते, बूढ़े प्लेयरों के साथ जीते। जो एवरेज एज थी वो 32-33 की थी, लेकिन क्या था, वो जो बूढ़े प्लेयर भी थे, चाहे वो ड्वेन ब्रावो हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, सब 36-37 साल के थे और वो तब भी इतना दमखम रखते थे कि वो बड़े मौके पर बड़ा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो खिलाड़ी बूढ़े होते गए। लेकिन इसके बाद भी अब 2018 में जीते, 2021 में जीते और 2023 में जीते। जीतने का मतलब आपका रूल तो चलता रहा, लेकिन जीतने के बावजूद आपका पतन जो था वो जारी हो चुका था। 2018 से चैंपियन बनने के बाद 2018 से 2025 तक, 2024 तक, 25 इस वक्त जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो चल रहा है, 2024 तक आप 3 बार चैंपियन बने, लेकिन आप बेस्ट टीम नहीं थे। आप पतन में भी इतनी बड़ी, इतनी मजबूत टीम थी, इतनी मजबूत सेना थी कि जब वो टीम गिर भी रही थी तब भी वो चैंपियन बनी। इस टीम का अगर आप पतन देखोगे तो 2-4 बहुत बड़े कारण रहे। सबसे बड़ा कारण क्या रहा? एक था महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जो ऑब्सेशन, जो जुनून, जो पागलपन, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा उनको कोई और दिखाई नहीं दिया उनके टीम मैनेजमेंट को। कोई और कप्तान ग्रूम नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ही इस टीम के पतन का एक सबसे बड़ा कारण है। मैं ज्यादा लंबा इस बातचीत को खींचना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं जल्दी से मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूं प्रेजेंट में आने में। हिस्ट्री से निकलकर तुरंत में एक क्रिकेट एनालिस्ट और एक जर्नलिस्ट बनने के लिए बड़ा मैं आतुर हो रखा हूं मैं भी। तो महेंद्र सिंह धोनी का ऑब्सेशन,
कप्तानी कप्तानी कप्तानी। महेंद्र सिंह धोनी ऑक्शन में कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ऑक्शन में उनके गड़बड़ होते जा रहे हैं, यंग प्लेयर्स ले नहीं रहे हैं। आप डैड्स आर्मी बनते जा रहे हो, आप चेतेश्वर पुजारा के पास चले गए, आप अजिंक्य रहाणे के पास चले गए, आप शेन वॉटसन, आप फैफ डू प्लेसिस जैसे रिटायर्ड खिलाड़ियों को ले आए। आप की जो टीम बिल्डिंग चल रही है वो आपकी पटरी से उतर चुकी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को अता पता नहीं है। टीम जीत रही है, क्योंकि टीम जीत रही है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी कमजोरी है क्या। तो ये टीम जो कि सबसे मजबूत टीम थी, यंगस्टर्स लेके आई, सीनियर प्लेयर को लेके आई, एक मिश्रण था इस टीम के अंदर। वो मिश्रण जो था अब खत्म होता हुआ दिख रहा था। खासकर 2018 के बाद से लगातार ये टीम ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट जो था इस दीवार का टूटता जा रहा था, क्रैक्स होते जा रहे थे दीवार में। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उसके टीम मैनेजमेंट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पतन हमें दिख रहा था, हमें दिख रहा था कि सीएसके की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। अब सीएसके चैंपियन जरूर बन रहा है, लेकिन पटरी में उतरने के बावजूद ये चैंपियन बन रहा है। अब ड्वेन ब्रावो पर जो है दाव खेल रहे हैं, जो 38-40 साल के हो गए, उसके बाद उनको मेंटोर की तरह ले आए, उनको आप खिलाते चले गए। लेकिन यंगस्टर्स पर आपने जिस तरीके का दाव लगाना चाहिए था वो लगाया नहीं। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को लिया और उन्हीं पे दाव खेलते रहे। लेकिन असली यंगस्टर जैसे यशस्वी जायसवाल जैसे किसी एक यंगस्टर को लाना, उसको ग्रूम करना नहीं। आप अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी के पास चले जाते हैं, जबकि आपको एक नई टीम रिबिल्ड करने का टाइम आ चुका था। लेकिन हर किसी की आंखें बंद थी, रिबिल्ड करने का तो किसी ने सोचा ही नहीं। सबको लगा कि ये तो जीतने वाली सेना, इसको कौन हराएगा, हम तो चैंपियन है, हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी है। लेकिन धोनी के रहते कभी अनहोनी नहीं होती, लेकिन अब धोनी के रहते अनहोनियां होनी शुरू हो गई थी। 23 में चैंपियन बनने के बाद भी धोनी को आपको लगा कि जो है धोनी का टाइम नहीं आया, धोनी का टाइम चल ही रहा है, धोनी को एक और साल धोनी के साथ ही आप चलते जा रहे हो। और जो सबसे बड़ा डिजास्टर मैं कहूंगा, पतन का एक सबसे बड़ा कारण अगर सीएसके का कोई बना, वो था 2022 में आपने कप्तान बना दिया रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को आप कप्तान बना देते हैं और बीच आईपीएल सीजन में आप उन्हें कप्तानी से बाहर करके फिर महेंद्र सिंह धोनी के पास चले गए। टीम टूट चुकी थी, टीम बिखर चुकी थी। आप रविंद्र जडेजा को कप्तान, पहली चीज आपको बनाना नहीं चाहिए था, आपको कोई और ऑप्शन ढूंढना चाहिए था। क्योंकि रविंद्र जडेजा कप्तानी की अगर बात करें तो वो कप्तानी वाली, वो एज ए प्लेयर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कप्तानी अगर डोमेस्टिक की बात करें, आईपीएल की बात करें, इंडिया की करें, तो कहीं पे भी ना वो वाइस कैप्टन कहीं पे भी नहीं करते थे। लेकिन आप उनके पास गए कप्तानी के लिए, और वहां पर सीएसके को सबसे तगड़ा झटका लगा जब बीच सीजन में खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपने रविंद्र जडेजा को कप्तानी से हटा दिया, जो कि सीएसके को नहीं करना चाहिए था। आप महेंद्र सिंह धोनी बूढ़े शेर के पास वापस चले गए, और हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, आपने खराब फिनिश किया और लगातार टीम जो है खराब खेलती चली गई। उसके बाद आप 2023 में आए, कमाल की बात देखिए, आप 2023 में धोनी की कप्तानी में फिर जीत जाते हैं। कमाल की बात है, डैड्स आर्मी फिर जीत जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपकी टीम बन गई है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अगले 10-15 साल अगर आप टीम नहीं बनाओगे, ये टीम अगले 15 सालों के लिए खत्म। ये नहीं जीतेगी, ये अब कमबैक नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने पूरी टीम की कोर को ही खत्म कर दिया। फैफ डू प्लेसिस भी वहां से चले गए, अजिंक्य रहाणे भी चले गए, चेतेश्वर पुजारा की बस की नहीं थी, दीपक चाहर भी चले गए, अच्छे खासे बॉलर थे वो। हरभजन सिंह को आप बीच में लेके आए थे, उनको 1 मैच 2 मैच खिला के आपने खिलाया नहीं। ये 2018 से मैं ऑनवर्ड्स बोल रहा हूँ। आप प्लेयर्स को लेके आते थे, बाहर बिठा देते थे। रविचंद्रन अश्विन पहले ही खफा होकर चले गए थे, फिर वापस आए तो उनको भी मौका इतना मिल नहीं रहा है। लेकिन आप रविंद्र जडेजा के पास कप्तानी के लिए गए। कंफ्यूजन देखिए इस टीम के अंदर, इस टीम के अंदर उथल पुथल देखिए कि आपको दूसरा कप्तान नहीं मिल रहा। 2023 में चैंपियन बने और चैंपियन बनते ही आपने सीजन के आखिर में कह दिया कि अगले सीजन से कप्तान हमारे एक युवा खिलाड़ी होंगे, ऋतुराज गायकवाड़। अब कहते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ बहुत टैलेंटेड है। शिवम दुबे को आप लेके आए मिडिल ऑर्डर में आपके पास और भी विकल्प थे। महेंद्र सिंह धोनी का हमेशा ये सोचना कि मैं पिक कर लूंगा किसी को भी और उसको प्लेयर बना दूंगा, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी महेंद्र सिंह धोनी को होगी, क्योंकि 1-2 प्लेयर बन गए। आपने पहले T20 वर्ल्ड कप में 2007 में जोगिंदर शर्मा की तरफ गेंद उछाल दी, जोगिंदर शर्मा ने मैच जिता दिया, तो शायद उनको महेंद्र सिंह धोनी को एक गलतफहमी हो गई कि मैं जादूगर हूं, मैं भगवान हूं शायद। तो इस तरीके के कोई थॉट शायद महेंद्र सिंह धोनी के आ गए। महेंद्र सिंह धोनी खुद कहते हैं, मुझे जो फील होता है मैं अपने हंच पे, मैं अपने थॉट पे जाता हूँ, जो मुझे लगता है मैं कर देता हूँ और वो चल जाता है। तो उनको हो सकता है वो भगवान वाली फीलिंग उनके अंदर आ गई।
तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि जब जो भी प्लेयर लाए, शिवम दुबे को ले आए, शिवम दुबे को 1-2 सीजन में बैक किया, अच्छा खेलते, लेकिन शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में आपके पास और भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिनको आप लाके बैक कर सकते थे। आपने शिवम दुबे को बनाया, आज शिवम दुबे इंडियन टीम में भी नहीं है, वर्ल्ड कप जीत कर आया, आज आप देख लीजिए परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है। अभी भी शिवम दुबे का कॉन्फिडेंस जो है जिस लेवल पर होना चाहिए वो नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ जब से खेल रहे हैं, कहते हैं कि धोनी के अंडर कोई भी प्लेयर जो होता है वो ग्रूम हो जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं हुआ? शिवम दुबे उस लेवल पे क्यों नहीं ग्रूम हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था? रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस लगातार क्यों डिप हो रहा है अगर वो महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेल रहा है? रचिन रविंद्रन पिछले 2 सीजन से खेल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस डिप क्यों कर रहा है? इवान कॉनवे जो कि इतने तगड़े न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, हमेशा न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए आउट ही नहीं होते हैं, वो सीएसके में अब एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं सीजन 18 में। क्या हो गया ये? क्योंकि टीम के मैनेजमेंट का जो ऑब्सेशन है, जो जुनून है, जो पागलपन है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, उनको महेंद्र सिंह धोनी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और जब आप एक प्लेयर के लिए इतने ज्यादा अंधे हो जाओगे तो आपका पतन होना, आपकी टीम का बर्बाद होना तय है। सीएसके इस समय एक ऐसी टीम है जो सबसे बड़ी टीम है, लेकिन वो बर्बाद हो चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को 2023 सीजन के एंड में कप्तान बना दिया गया। बोला ये कप्तान होंगे, और हर किसी ने सोचा कि महेंद्र सिंह धोनी शायद 2023 अब चैंपियन बन गए, बिल्कुल सही वक्त है, अब इन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन नहीं, महेंद्र सिंह धोनी बिंग महेंद्र सिंह धोनी, और आईपीएल की मजबूरी है कि इतना मार्केटेबल, इतना तगड़ा ब्रांड आईपीएल में कोई है ही नहीं, तो धोनी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे धोनी के पांव पड़ जाते होंगे कि धोनी जी आप खेलो वरना आईपीएल कैसे चलेगा। आईपीएल में स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, टीवी से लोग हट जाएंगे। मुझे तो लगता है कि उनके पीछे पांव पड़ जाते होंगे कि धोनी आप बने रहो बस मैदान में, आप आ जाओ, 2 गेंद भी खेलो, लोग आपको देखने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ये भी गलतफहमी है, अब वो हंसी का पात्र बन गए, लाफिंग स्टॉक बन गए। वो आते हैं तो लोग हंसते हैं, यार 9वें नंबर पर आ रहा है, 10वें नंबर पर आ रहा है, एक मैच खेले उसमें अच्छा खेले, ऊपर आया अच्छा खेले। लेकिन अगर आप देखोगे धोनी का परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, इस पतन की कहानी, जैसे मैंने कहा ना, आप चैंपियन जरूर बने, लेकिन पतन की कहानी आपकी शुरू हो चुकी थी। पूछो कैसे? एक आंकड़ा मैं बताता हूं, 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं कि आपने 180 से ऊपर का टारगेट चेज नहीं किया सक्सेसफुल। आप 180 से ज्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं 8 से 10 सालों में, तो आपका हाल क्या है इस टीम का? आप सोचो, आपने किस लेवल की बैटिंग रखी हुई है? आप 180 रन का आंकड़ा आप चेज करते हुए पार नहीं कर पाए हो, 8-10 साल हो गए यहां पर। तो इस टीम की कमजोरी आप सोच रहे हो? क्यों मैंने कहा कि इसका पतन का जो शुरुआत थी वो पहले ही हो चुकी थी, 2018 ऑनवर्ड शुरू हो चुकी, 3 बार चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन सामने वाली टीम को अच्छी गेंदबाजी से रोक दिया, सामने वाली टीम ने अंडर परफॉर्म कर दिया, आप जीत गए, आप चैंपियन बन गए। ये तो एक मतलब जग जाहिर, या एक तो है ना, सबको पता है इस बात को कि जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट टीम होती है वही ट्रॉफी उठाती है। बहुत बार कमजोर टीम भी ट्रॉफी उठाती है, उस दिन उनकी किस्मत होती है, बड़ी टीम जो होती है खराब खेल जाती है और आप चैंपियन बन जाते हो। तो धोनी के साथ ऐसा हुआ है, जो टीम 180 रन का टारगेट नहीं चेज कर पाई है पिछले 8-10 सालों से, तो उस टीम का पतन तो शुरू हो चुका है ना मेरे दोस्त। बैटिंग आपकी कितनी कमजोर रही होगी। कट टू 2023, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने कप्तान बना दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ठीक चल रहे थे कप्तानी में, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अगर कप्तानी आप देखोगे तो हर चीज, हर टिप जो है वो महेंद्र सिंह धोनी, बताइए क्या करूं क्या नहीं करूं। कप्तानी तो महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। और फिर 2024 में जब मेगा ऑक्शन हुए, ये पतन की आखिरी कहानी है। हमें लगा कि इस बार जो है सीएसके और मुंबई इंडियंस जो है एक तगड़ी टीम बनाएगी यहां पर, लेकिन हुआ क्या? जब मेगा ऑक्शन आया, सीएसके अपने टेबल पर चुपचाप बैठी रही और कोई ऐसा बाय नहीं किया जो चैंपियन खिलाड़ी हो, जो इस टीम को चैंपियन बना सके। रचिन रविंद्रन को खरीद लिया, और बाकी आप प्लेयर्स देख लो, आप उनकी बॉलिंग लाइनअप देख लो, पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप आप देखो, और आप उनकी बैटिंग देख लो, आप मिडिल ऑर्डर उनका देख लो, प्लेयर्स ही नहीं है। अब कट टू करते हैं ऑक्शन 2024। ऋतुराज गायकवाड़ को आपने कप्तान बना दिया 2023 के एंड में, 24 में ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन होंगे। हमने सोचा चलो अच्छा हुआ, अब जो है ये टीम आगे बढ़ने की बात कर रही है, प्रोग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। भाई थोड़ा प्रोग्रेसिव विजन दिख रहा है यहाँ पर, लग रहा है कि अब रोड मैप है, अब ये यंगस्टर्स लाएंगे, अब ये टीम जो है फिर से रिबिल्ड करेंगे। धोनी एज मेंटोर दिखेंगे, चलो रिटायरमेंट नहीं लिया एज मेंटोर, बाहर बैठेंगे खेलेंगे, रिटायरमेंट ना भी लें तो भी क्या फर्क पड़ता है, बाहर रहेंगे। सीएसके के तो वो बिल्कुल वो है ना, वो वाला पिलर है जिस पर पूरी की पूरी इमारत खड़ी हुई है, फाउंडेशन है वो उस टीम के, तो ठीक है। वो आज एज ए प्लेयर रिटायर हो जाएंगे तो मेंटोर बन जाएंगे, मेंटोर के बाद कोच बन जाएंगे, कोच के बाद टीम के सीईओ बन जाएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी तो सीएसके के अभिन्न अंग हैं, तो उसमें कोई शिकायत भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेजेंड है वो सीएसके के और हमेशा रहे। तो
तो 2024 में जब ऑक्शन आया, मेगा ऑक्शन आया, उसमें इस टीम ने अपने किले को ना बड़े बड़े तोप के गोले मारे अपने किले को तोड़ने के लिए। ऑक्शन में चुपचाप बैठे रहे, कोई अच्छा बाय नहीं, कोई कुछ नहीं। आज सीएसके की अगर आप टीम देखोगे, सीएसके की टीम में प्लेयर्स देखो आप, किस तरीके के प्लेयर हैं। शेख रशीद, कौन है शेख रशीद? अनकैप्ड। सचिन रविंद्रन, एक यंगस्टर जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेल रहा है, अभी तक यहाँ पे सफल नहीं हुआ है। दूसरे प्लेयरों की बात करो, राहुल त्रिपाठी, फूके हुए कारतूस राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी को आपने लिया। उसके बाद आप देखिए रविंद्र जडेजा, उम्र ढल चुकी है इनकी, इनसे भी नहीं हो पा रहा है। ये सीएसके की टीम है। उसके बाद तो आप दंग रह जाएंगे। शिवम दुबे जो कि सडनली फॉर्म हम लूज कर चुके हैं, टीम इंडिया से अपनी जगह खो चुके हैं। इससे बड़ा झटका आपको लगेगा। उसके बाद जो खिलाड़ी आते हैं जिनका नाम है विजय शंकर, ये टीम बनाई है आप देखिए। और अगर आप देखोगे उनकी बॉलिंग लाइनअप में एक स्पिनर के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको देख के आपको लगे कि इस टीम में दमकम है। नूर अहमद एक अच्छा बॉलर है। मतीशा पातिराणा की अगर बात करें, वो चोटिल हो गए थे, खेल रहे हैं, वो इनकंसिस्टेंट है, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। और इनकी बॉलिंग क्या है, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ये टीम बनाई है। ये आपका विजन है। इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट। बाय द वे, टीम मैनेजमेंट में कोई बदला नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी कहां थे ऑक्शन के समय? क्या उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं पकड़ाई कि मुझे ये खिलाड़ी वापस चाहिए या ये खिलाड़ी मुझे ऑक्शन में अपनी टीम में चाहिए? क्या महेंद्र सिंह धोनी जो अपने फैंस के साथ मैं कहूंगा कि बेईमानी कर रहे हैं, आईपीएल के 2 महीने जो आते हैं उससे 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले बैट उठाते हैं, पैड्स पहनते हैं और नेट्स करते हैं और आईपीएल खेलते हैं, क्या ये बेईमानी नहीं है? कहीं पूरे साल क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखाई देते, ना लेजेंड्स दिखते हैं, ना कहीं प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। वो 2 महीने के लिए आ जाते हैं। मतलब फैंस को कितना बेवकूफ बनाओगे? दिस इज नॉट राइट। इतने बड़े खिलाड़ी आप नहीं हो कि मतलब आप जब बैट उठाओगे आपका बैट चल जाएगा। आपने विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हो, मसल मेमोरी में, बैटिंग आपसे नहीं हो रही। एक इनिंग्स में आपने बैटिंग जरूर की, 11 गेंदों में 26 रन बनाए, लेकिन वो भी आप 162 163 चेज कर रहे थे। 180 होता तो वहां पे भी चेज नहीं कर पाते। आपको मैंने टीम दिखाई कैसी है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि सबसे बड़ा किंग है इस आईपीएल का, रोहित शर्मा भी कप्तानी जा चुकी है, कई बरस हो गए, 2-3 साल हो गए रोहित शर्मा की कप्तानी गई, विराट कोहली कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आज भी कप्तान है। इन दोनों से सीनियर खिलाड़ी है। 2004 का डेब्यू है महेंद्र सिंह धोनी का, जो मतलब गौतम गंभीर के से 1 साल के बाद ही डेब्यू कर लिया था, जो टीम इंडिया का आज कोच है। आज भी अपनी टीम का कैप्टन है, रिटायर हो चुके हैं। आज गौतम गंभीर को देखो तो लगता है कि बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं हुए। वेरी गुड, फेयर एनफ, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन टीम बनाते समय ऑक्शन टेबल में क्या धोनी ने कोई ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट नाम दिए अपने मैनेजमेंट को कि ये खिलाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इन 6 में से 3 मुझे चाहिए हर हाल में? नहीं। जो हमारे पास जो खबर है कि धोनी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, और वो पार्टिसिपेशन को धोनी दूसरा नाम देते हैं, बोलते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करता किसी और के काम में, मुझे जो टीम मिलती है मैं उस टीम को लेकर हंसी खुशी खेलता हूं, और मेरे 11 में कौन कौन खेलेंगे उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई सिलेक्टर नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 11 मेरी होगी, 15 आपकी, 11 मेरी। ये धोनी की फिलॉसफी रही, ये फॉर्मूला रहा है। अरे भाई ठीक है, इंडियन टीम तक आप जब कप्तान थे, आप बड़े कप्तान थे, खुद बड़े प्लेयर थे, खुद सबसे बड़े फिनिशर रहे हो, विकेट कीपिंग में आपका कोई सानी नहीं है, आप एडम गिलक्रिस्ट जैसे बड़े बड़े विकेट कीपर को पीछे छोड़ दिया है, तब अलग बात थी। आज टीम को बनाने का क्या आप पर दायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सीएसके जैसे एक टीम का पतन हो गया है और आप उस टीम को हेल्प करो रीबिल्ड करने में? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। वो खेलते हैं, चले जाते हैं। अब ये टीम है, आपने देख ली टीम का क्या हाल है, 180 से ज्यादा चेज नहीं किया है। अब बात आती है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया, और ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी कैसी हुई आप लोगों ने खुद देखा। ना वो खिलाड़ी रह पाए, ना वो कप्तान रह पाए, ना बल्ला चल रहा है, ना कप्तानी चल रही है। माही भाई क्या करूं, इस मतलब किसी देश के, किसी कंट्री का अगर राजा मतलब बार बार अपने पूर्व राजा, या फिर जैसे कहते हैं ना, जैसे डायनेस्टीज में, साम्राज्य में होते हैं, जब आपका राज्याभिषेक हो गया, आप जाके बार बार अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि मैं अपना देश कैसे चलाऊं, तो क्या वो राजा सक्सेसफुल होगा? हो ही नहीं सकता। हर बार जाके अगर आप हर सिचुएशन में आपको एक गाइड चाहिए पूछने के लिए, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसा हो सकता है? आप एग्जाम में बैठे हो तो क्या आप अपने टीचर को फोन करके पूछ सकते हो इसका जवाब क्या लिखूं, इसका जवाब क्या लिखूं? एग्जाम में हो तो आप लिखो आपको जो आता है,
लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एग्जाम के बीच में भी अपने टीचर को फोन लगाते हुए नजर आए, सर इसका जवाब क्या होगा, मैम इसका जवाब क्या होगा। एक खिलाड़ी है जो इस समय पिसता हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। आशीष नेहरा की कोचिंग में उसको हर चीज में स्पून फीडिंग हुई कि इसमें इस समय ये बॉलर लगा लो, ये फील्ड लगा लो। बड़ा स्मार्ट और बड़ा कहते हैं ना शातिर कप्तान नजर आया हार्दिक पांड्या जब जीटी के लिए खेल रहे थे। मुंबई इंडियंस के लिए आए, अब उनको हेल्प नहीं मिल रही है। रोहित कुछ ज्यादा इनपुट्स देते नहीं है, सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास बोलते नहीं है। अब आप देख लो तिलक, सब तो अकेले जब डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो हार्दिक पांड्या भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो उसी तरीके से बेचारा ऋतुराज की हेल्प करने के लिए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी हमेशा रहते हैं, लेकिन कैसे हेल्प कर सकते हैं जब सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेगी। तो हर समय तो आप धोनी उनको हेल्प नहीं कर सकते, उनको अपने फैसले लेने होंगे। तो करते कराते क्या हुआ, सीजन 2018 के बीचों बीच एक बार फिर ये डूबी हुई साम्राज्य, ये जो जहाज डूब रहा था, उन्होंने सोचा कि पुराने कप्तान को फिर बुलाओ, शायद ये डूबता हुआ जहाज जो है बच जाए। और उन्होंने कह दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ के कोहनी में, एल्बो में फ्रैक्चर है। और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, इस समय जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये काफी दिनों बाद, आप हो सकता है कई बार 1 साल बाद आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं जब चेन्नई के 2-3 मैचेस, 7 मैचेस हो चुके हैं। आईपीएल सीजन 18 के बीचों बीच हम ये कर रहे हैं और इस समय सीएसके की हालत खराब है। और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाकर फिर से महेंद्र सिंह धोनी के पास चले जाते हैं। थर्ड टाइम आप महेंद्र सिंह धोनी के पास, पहले तो परमानेंट कैप्टन, फिर स्टैंड बाय कैप्टन से फिर मेन कैप्टन, मतलब एज ए प्लेयर से फिर कैप्टन, फिर एज ए प्लेयर से फिर कैप्टन। आपके पास कोई और था नहीं जाने के लिए। किसके पास जाओगे वैसे? इस टीम को देखो, कप्तानी के लिए किसके पास जा सकते हो? क्या आप शेख रशीद के पास जाओगे, सचिन रविंद्रन के पास जाओगे, राहुल त्रिपाठी को कप्तान बनाओगे, रविंद्र जडेजा को फिर कप्तान बनाओगे, शिवम दुबे को बनाओगे, विजय शंकर को बनाओगे, जेमी ओवर्टन को बनाओगे, अंशुल कंबोज को बनाओगे, नूर अहमद को बनाओगे, खलील अहमद को बनाओगे, मतीजा पातिराना को बनाओगे? बताओ, एक कैप्टनसी मटेरियल दिखा दो। ये हालत है इस समय इस सबसे बड़े टीम की। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, एक और, इस सीएसके की टीम में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अपनी देश की टीम से T20 खेल रहा हो इस वक्त प्रेजेंटली। शिवम दुबे खेलते थे, ड्रॉप हो चुके हैं। एक भी खिलाड़ी सीएसके की टीम में ऐसा नहीं है जो अपने नेशनल टीम के लिए फर्स्ट 11 में खेल रहा हो। इनफैक्ट स्क्वाड में भी नहीं है शायद एक भी। तो ये हाल है सीएसके की टीम का। 180 चेंज नहीं होते हैं टीम में खिलाड़ी ऐसे जो अपने नेशनल टीम के लिए नहीं खेलते। इतनी बड़ी टीम में तो हर खिलाड़ी वो होना चाहिए था जो अपने नेशनल टीम का हीरो है। 4-5 फॉरेनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया का जो टैलेंट था वो तो पूरा का पूरा इंडियन टीम का कैप्ड होना चाहिए था। 2 अनकैप्ड जो उनको रखने चाहिए थे वो रखो, जो रूल के मुताबिक है। रूल के बाहर सारे कैप्ड प्लेयर होने चाहिए थे और इंटरनेशनल स्टार्स होने चाहिए थे सीएसके के पास। लेकिन सीएसके के पास है क्या? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी अगर जिता देंगे तो बाकी 10 को बाहर कर दो और धोनी को अकेले खिला दो, धोनी जिता देंगे। बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, बॉल डालेंगे, खुद विकेट कीपिंग भी कर लेंगे, स्टंप कर लेंगे, उसके बाद फिर जाके वो बॉलिंग कर लेंगे, फिर स्टंप कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। तो सारे काम महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं। ये कैसा अजीब ऑब्सेशन सीएसके का है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, और उनके फैंस का भी। भगवान मानते हैं वो, अच्छी बात है, फैंस भगवान मानते हैं। फैंस हमेशा फैनेटिक होते हैं, फैनेटिक से ही फैंस आए। तो ये, लेकिन ये फैनेटिज्म के चक्कर में आप अपनी टीम को बर्बाद कर चुके हो, अपनी टीम को डुबो चुके हो। और सीएसके का वो हाल है कि सीएसके अब उभरती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सीएसके के पूल में भी अगर आप देखोगे, मतलब पूरा प्लेयर्स में भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि इतनी खराब ऑक्शन में उन्होंने खिलाड़ी खरीदे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से इस टीम का जन्म हुआ, किस तरीके से इस टीम ने शासन किया पूरे दुनिया में इनका वर्चस्व रहा, और कैसे इनका पतन हुआ। और इस पतन के पीछे सबसे बड़ी जो कहानी थी वो महेंद्र सिंह धोनी का जुनून, महेंद्र सिंह धोनी का ऑब्सेशन, जिसकी वजह से ना टीम बनी, ना यंगस्टर्स ग्रूम हुए, ना कैप्टन नया बना आपको मिला, ना अब आपके पास टीम है। सबसे सक्सेसफुल टीम अगर हम देखें, चैंपियंस ट्रॉफी भी, चैंपियंस लीग भी होती थी, हर चीज मिला के देखें तो सबसे सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का आज पतन हो चुका है। और महेंद्र सिंह धोनी इस पतन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। महेंद्र सिंह धोनी को इस टीम को ऊपर रखने का जिम्मा हुआ करता था, लेकिन आज इस पतन में वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज इस टूटे हुए जहाज में वो खड़े होकर इस जहाज का वजन बढ़ा रहे हैं, और जो पानी आ रहा है, जिन इस जहाज में जो छेद हो रखे हैं, वो पानी और प्रेशर से अंदर आ रहा है और जहाज और जल्दी नीचे डूब रहा है। जल्दी इस धोनी ऑब्सेशन से अगर सीएसके नहीं निकला तो आने वाला कल भी जो है ना, सीएसके का ब्राइट येलो नहीं होगा, डार्क ब्लैक होगा, ये तय है।
तो ये थी आज की कहानी पूरी, राइज, रूल एंड डिक्लाइन। इस डायनेस्टी का नाम था सीएसके। अगली बार जब मिलूंगा तो 2 और डायनेस्टीज हैं जिन्होंने राइज किया, रूल किया और डिक्लाइन हुआ। उनमें से जो सबसे बड़ी डायनेस्टी है सीएसके के बाद वो है मुंबई इंडियंस। क्या होगा मुंबई इंडियंस का? कहाँ मुंबई इंडियंस से गलती हो गई? कैसे मुंबई इंडियंस टूट कर बिखर गई? क्या हो गया मुंबई इंडियंस को कि वो आखिरी में ही रहती है, आखिरी 2 में ही रहती है, 10वें और 9वें पोजीशन के लिए फाइट कर रही होती है। वो टीम जिसको रिलायंस ग्रुप, नीता अंबानी ओन करती है, जिसके पास पैसे की कोई कमी तो छोड़ दो, मतलब माए बाप नहीं है, चार्टर्ड प्लेन से जो टीम फ्लाई करती है, उस टीम को क्या हो गया? क्यों हुआ मुंबई इंडियंस का भी पतन? दोनों जो सबसे बड़े डायनेस्टीज थे, दोनों का पतन हो चुका है। लेकिन इस बार सिर्फ बात सीएसके की, अगली बार हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। आई होप आपको अच्छा लगा और आपको भी जो कारण दिखते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि सीएसके कैसे ऐसी पिट गई, कैसे ये टीम जो है खत्म हो गई, क्या हो गया इस टीम को, क्या आपको इस टीम का भविष्य दिखता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, बहुत मजा आता है, उनको मैं पढ़ता हूँ और मैं भी अपना नॉलेज बढ़ाता हूँ। आपका जो नजरिया आता है वो कई बार बहुत अलग और बहुत अच्छा होता है, बड़ा मजेदार होता है, और बहुत कई बार पुरानी बातें भी होती हैं और कई बार नई बातें भी होती हैं, कई बार फ्यूचरिस्टिक बातें भी आप लोग लिखते हो, क्योंकि यहाँ पर हर कोई क्रिकेट का फैन है। और हम और आप, मैं भले ही कैमरे के सामने बैठा हूँ लेकिन मुझे मालूम है मुझसे ज्यादा आप क्रिकेट को जीते हो, यू लिव इट। तो आप जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, बहुत मज़ा भी आता है, आई रिस्पेक्ट इट। तो प्लीज़ कमेंट करें और इस पॉडकास्ट को सपोर्ट भी करें, लाइक भी करें, और आई होप आपको मज़ा आया। अगली बार तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।